नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। तो आइए, आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की यूनिट 11 इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के स्पेसिफिक टॉपिक HIV एड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स है इंट्रोडक्शन ऑफ HIV एड्स, डेफिनेशन ऑफ HIV, डिस्क्राइब द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ HIV, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ एड्स, clinical manifestation of AIDS, investigation to detect AIDS, medical management and prevention of AIDS। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HIV एड्स। Introduction: HIV is a virus that attacks the immune system. Without a strong immune system, the body has trouble fighting off disease. HIV uses healthy white blood cell to replicate itself, breaking down the immune system and leaving the body more susceptible to illness. It means HIV एक रेट्रोवायरस होते हैं जिसकी जेनेटिक मटेरियल में RNA होते हैं, तो इसीलिए हम HIV को रेट्रोवायरस बोलते हैं। एंड रेट्रोवायरस इसलिए और बोलते हैं क्योंकि इसमें एक एंजाइम होते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंड दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम HIV वायरस को हेल्प करते हैं RNA से DNA में कन्वर्ट होने के लिए। क्योंकि जब HIV वायरस ह्यूमन बॉडी में अटैक करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है ह्यूमन बीइंग की जेनेटिक मटेरियल होते हैं DNA, तो RNA से DNA कन्वर्ट होना HIV के लिए बहुत ही एसेंशियल होगा। तो इसीलिए HIV क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की यूज लेके RNA से DNA में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए हम HIV को बोलते हैं रेट्रोवायरस। सो जो रेट्रोवायरस होते हैं HIV, दिस वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं। मेनली जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं एंड WBC होते हैं, इसको अटैक करते हैं। तो अटैक करने की वजह से हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, एंड वो लिम्फोसाइट ना तो एंटीबॉडी बना सकते हैं ना एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी चक्कर में हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड हम वीक हो जाते हैं। HIV वायरस फर्स्ट USA में रिपोर्ट हुए थे 1981 में, एंड दिस वायरस जो एड्स क्रिएट करते हैं, एक्यूरेट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्रिएट करते हैं HIV वायरस और रेट्रोवायरस। एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होते हैं एक फेटल डिजीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम को टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड बॉडी की जो एबिलिटी होते हैं इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में फाइट करने का, वो एबिलिटी बिल्कुल नहीं रहता है। नाउ डेफिनेशन HIV or human acquired deficiency virus damage a person's body by destroying the specific blood cell called CD4 plus T cell, which are crucial to helping the body fight diseases. Next definition: AIDS or acquired immune deficiency syndrome is the final stage of HIV infection where CD4 cell drop to a very low level and a person ability to fight infection is lost। तो आप लोग को HIV की डेफिनेशन तो समझ में आ चुका होगा कि HIV क्या होता है, एक रेट्रोवायरस होते हैं जो एड्स डेवलप करते हैं। तो इस रेट्रोवायरस क्या करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं, इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं, एंड हम कोई इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट नहीं कर सकते। दिस इज HIV। एड्स क्या होते हैं, एड्स एक्चुअली एक सिंड्रोम है, और आप इसको बोल सकते हो एक सीरीज ऑफ कंडीशन होता है जो HIV इन्फेक्शन के वजह से डेवलप होते हैं, जिसके लिए हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, वीक हो जाते हैं। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होते हैं कि वो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में
जब जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू एनी स्पेसिफिक एंटीजन के वजह से, अगर कोई एंटीजन या कोई वायरस एंड बैक्टीरिया आपको अटैक किया है एंड इसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी ने जो एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बट इन द केस ऑफ एड्स, HIV वायरस की वजह से हमारे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं इसमें डिस्टर्बेंस नजर आ जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, डेफिशिएंसी नजर आ जाते हैं। एंड इस डेफिशिएंसीज के वजह से ना तो कोई एड्स के पेशेंट एंटीबॉडी डेवलप कर सकते हैं एंटीजन के अगेंस्ट में, तो उसकी इम्यूनिटी और कमजोर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को एड्स का जो मतलब है वो समझ में आ गया। इसके मतलब है डेफिशिएंसी इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो लिम्फोसाइट और WBC से बनते हैं। तो इसमें लिम्फोसाइट का दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारे मेन लिम्फ नोड होते हैं और जो मेन एंटीबॉडी होते हैं इसको हम बोल सकते हैं। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों क्लासिफिकेशन है लिम्फोसाइट की। तो बी लिम्फोसाइट तो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का रिलीज करते हैं, एंड टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट से दो सेल रिलीज होते हैं, एक तो है CD4 टी सेल, एक होता है CD8। CD4 टी सेल को हम टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं एंड CD8 इसको हम टी किलर सेल भी बोलते हैं। तो इन HIV एंड इन एड्स कंडीशन, तो HIV वायरस मेनली हमारे जो CD4 सेल होते हैं इसको अटैक करते हैं जाके, और इसकी वजह से हमारे जो CD4 सेल इसका काम होता है कि रिकॉग्नाइज करना स्पेसिफिक पैथोजन को। तो जब वो CD4 सेल रिसेप्टर को अटैक करते हैं, हमारे टी सेल की CD4 सेल रिसेप्टर को, तो हमारी बॉडी कोई भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, एंड वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, इसीलिए इसके सिग्नल CD8 सेल तक भेज भी नहीं पाते हैं, तो पेशेंट की इम्यूनिटी और कमजोर हो जाते हैं। तो हमें याद रखना है जब भी हम HIV एड्स पढ़ेंगे कि इसमें CD4 सेल जो होते हैं इसकी काउंट बहुत ही ड्रॉप हो जाते हैं। नॉर्मली CD4 सेल का जो काउंट होता है वो 600 to 1200 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होते हैं, बट इन द केस ऑफ एड्स CD4 सेल का काउंट 600 से बहुत ड्रॉप हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि HIV वायरस जो होते हैं, दिस इज द वेरी क्लेवर वायरस, एंड वो पर्टिकुलरली जिन सेल में CD4 रिसेप्टर होते हैं और CD4 प्रोटीन होते हैं उसी सेल में जाके अटैक करते हैं। जैसे कि हमारे टी हेल्पर सेल हो गया, इसमें आपको CD4 रिसेप्टर देखने मिलेंगे। जैसे कि हमारे मैक्रोफेज हो गया, मैक्रोफेज में भी आपको CD4 सेल देखने मिलेंगे। जैसे आपका डेंड्राइटिक सेल हो गया, इसमें भी आपको CD4 सेल देखने मिलेंगे। तो CD4 सेल के साथ जाके हमारे जो HIV वायरस होता है वो अटैक कर लेते हैं और इसको हमारे CD4 सेल के ड्रॉप हो जाते हैं काउंट। मुझे लगता है आपको डेफिनेशन तो एज ए होल समझ में आ गया है। तो सेम इसका एड्स का डेफिनेशन इधर और एक डेफिनेशन में आप लोग के लिए पुट किया है, वो है एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम और एड्स इज ए कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू अंडरलाइंग इन्फेक्शंस एंड मेलिग्नेंसीज रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेसिफिक डैमेज टू इम्यून सिस्टम कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बहुत सिंपल है, इसे एक सिंड्रोम होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, और सीरीज ऑफ कंडीशन होते हैं किसकी वजह से हो रहा है, आपकी HIV वायरस जब आपको अटैक करते हैं लास्ट स्टेज में जाके एड्स क्रिएट होता है। ठीक है, एंड इसके वजह से आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। एंड इसी डेफिनेशन के ऊपर बेस करके मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया है। फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। First question is, when HIV or human immunodeficiency virus first reported in the USA? तो the option belongs 1981, 1983, 1985 and 1984. तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा है कि जो HIV वायरस है USA में फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था 1981 में। नाउ रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो HIV एड्स का क्या क्या मेन ट्रांसमिशन का रूट्स है अभी हम देखेंगे।
इमेज से भी आपको पता चल रहा है, बट इसमें आपको अच्छे से पता चलेंगे, जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकते हैं, ब्लड एक्सपोजर हो सकते हैं, पेरीनेटल एक्सपोजर है, ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन है, अदर रूट्स। तो मेनली अगर हम रिसर्च में जितना देखा गया है कि जो HIV का जो स्प्रेड होते हैं वो अनसेफ सेक्स से होते हैं। अब 75% ऑफ द केसेस में आपको मिलेंगे ड्यू टू सेक्सुअल कांटेक्ट और अनसेफ सेक्स की वजह से HIV हो रहा है। नेक्स्ट, ब्लड एक्सपोजर। अगर ब्लड एक्सपोजर का हम बात करें तो इसके मतलब अगर कोई पर्सन कंटामिनेटेड नीडल्स यूज कर रहा है या जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, IV ड्रग यूजर्स होते हैं, इनमें ज्यादा रिस्क है। या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले अगर किसी ने गलती से भी क्रॉस चेकिंग नहीं किया है तो भी इस पर्सन में एक रिस्क रह जाता है HIV और एड्स होने का। ठीक है, उसके बाद पेरीनेटल कंडीशंस हो गया है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होते हैं, ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन होते हैं। ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जॉब एरिया में और ऑक्यूपेशनल एरिया में अगर कोई पर्सन से आपका HIV ट्रांसमिट हुआ है तो हम इसको बोलेंगे ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन में। अदर रूट्स लाइक ब्रेस्ट फीडिंग से भी आपको HIV होने का चांसेस है, बच्चे को तो HIV होने का चांसेस है। दीज आर द रूट्स फॉर HIV एड्स: सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड एक्सपोजर, पेरीनेटल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन एंड अदर रूट्स। इसमें मैं आपको और थोड़ा सा अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि कौन सी 5 फ्लूइड ऐसी है जिसमें आपको एनफ अमाउंट में HIV वायरस मिलेंगे एंड इसी 5 फ्लूइड से आपको HIV वायरस ट्रांसमिशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, एग्जाम्पल में लिखा है ब्लड की, तो ब्लड से HIV एड्स फैल सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने रूट में भी आपको बताया था कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं हम क्रॉस चेकिंग नहीं करके तो भी वो ब्लड से फैलते हैं। नेक्स्ट, सीमेन से फैल सकते हैं। नेक्स्ट, वेजाइनल फ्लूइड से, एनल फ्लूइड से एंड ब्रेस्ट मिल्क में। तो अदर रूट में जब मैंने आपको बताया था वो चीज आएगा वेजाइनल फ्लूइड, एनल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, सो दीज आर द 5 फ्लूइड, 5 फिंगर इज इक्वल टू 5 फ्लूइड रेस्पॉन्सिबल फॉर HIV ट्रांसमिशन। आपको याद रखना है ब्लड, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड, एनल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क। नाउ इधर मैंने एक एक रूट लिखा है कि कौन से ऐसा रूट है जिससे मतलब HIV कैनॉट बी ट्रांसमिटेड, बट इसी रूट के ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है, ऑनगोइंग रिसर्च इज गोइंग ऑन। ठीक है, जैसे कि ऐसे बताया कि सलाइवा से रिसर्च HIV नहीं फैलते हैं, टीयर से नहीं फैलते, स्वेटिंग से नहीं फैलते। अगर आप किसी को हैंडशेक कर रहे हो तब नहीं HIV ट्रांसमिशन नहीं होगा, अगर आप फूड शेयर कर रहे हो तब भी HIV ट्रांसमिशन नहीं होगा, ना तो कफिंग से, ना तो स्नीजिंग से, ना तो एनिमल बाइट, इंसेक्ट बाइट। इसी रूट से HIV का ट्रांसमिशन अभी तक नहीं देखा गया है, यानी इसी रूट से HIV के ट्रांसमिशन नहीं होते। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड। तो HIV के जो इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं वो लॉन्ग टाइम होते हैं, तो इसीलिए कि HIV जो पेशेंट में होते हैं तो जल्दी से पता नहीं चलते हैं, क्योंकि इसकी इंक्यूबेशन पीरियड लिटरली वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आप बता सकते हो कि 6 मंथ टू 10 ईयर्स, 6 to 10 ईयर्स कोई पर्सन में HIV शो होने में लग जाते हैं, तो इसकी इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी में जाने के पहले मैं आपको इसकी जो लाइफ साइकिल होते हैं वो एक बार शॉर्टली बताना चाहती हूँ। लाइफ साइकिल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर BSc में भी पढ़ लिए होंगे HIV की, बट इसमें मैं आपको शॉर्टली बता दूंगी कि एक्चुअली क्या करते हैं HIV, कैसे इसका जो साइकिल कैसे मेंटेन करते हैं। अगर आप लोग लाइफ साइकिल को अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए पैथोफिजियोलॉजी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट है बाइंडिंग। आप देख सकते हो इधर लिखा हुआ है बाइंडिंग। बाइंडिंग मीन्स अटैचमेंट। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि जिन सेल में CD4 रिसेप्टर होते हैं, CD4 एक प्रोटीन होते हैं, इसका रिसेप्टर है, जैसे कि इधर CD4 रिसेप्टर। तो जिन सेल में CD4 रिसेप्टर होते हैं और वो सेल क्या है HIV के लिए रिस्क में है और HIV वायरस उसी सेल में जाके बाइंड हो जाते हैं। देखो CD4 जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं, प्लस ये
एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं, बट कभी कभी हमारे सेल के लिए CD4 रिसेप्टर भी थोड़ा अलग रोल करते हैं, क्योंकि वायरस के लिए एक फेवरेबल रिसेप्टर मिल जाते हैं, तो वायरस जाके उसमें बाइंड हो जाते हैं। तो वायरस कहाँ पे बाइंड हो रहा है? CD4 रिसेप्टर ऑफ आवर ओन सेल। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे जो वायरस HIV वायरस है जो अटैक करते हैं वो स्पेरिकल होता है। अब इधर देखो इमेज में, दिस इज जस्ट स्पेरिकल वायरस, एंड इस वायरस का जो एनवेलप होते हैं वो लाइपोप्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एक एनवेलप खुद में बना लेता है, वो एनवेलप जो है वो लाइपोप्रोटीन से बनता है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूं, ये जो लाइपोप्रोटीन है जो वायरस की सराउंडिंग में एनवेलप बनाते हैं, वो लाइपोप्रोटीन एक्चुअली हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब होस्ट सेल मेम्ब्रेन होता है। एंड वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन वायरस क्या करते हैं, वो खुद की लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं उसका मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। जस्ट आप इतना याद रखो कि वायरस का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, दिस इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, एंड वो लाइपोप्रोटीन होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से बनता है। ठीक है, तो अभी वो वायरस में एक ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है, स्पाइक्स नजर आ रहा है, दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन, एंड दिस ग्लाइकोप्रोटीन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस वायरस, क्योंकि वो ग्लाइकोप्रोटीन जाके CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। तो हमारे फर्स्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? बाइंडिंग और अटैचमेंट। तो बाइंडिंग कैसे हो रहा है? HIV वायरस बाइंड विद द CD4 रिसेप्टर ऑफ होस्ट सेल। किसके हेल्प से बाइंड हो रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन के हेल्प से बाइंड हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होते हैं? फ्यूज होना। फ्यूज मतलब HIV वायरस जो है वो सेल के इनसाइड में चले जाते हैं। ठीक है, कैसे चले जाते हैं कि कौन सी पोर्शन चले जाते हैं? जो इसकी जेनेटिक मटेरियल है, HIV वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के इनसाइड पोर्शन में चले जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से, फ्यूजन की वजह से नेक्स्ट स्टेप आते हैं हमारा, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होते हैं एक एंजाइम की मदद से होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो आपको याद रखना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो HIV वायरस में होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो HIV वायरस में होता है। जब HIV वायरस का फ्यूजन होता है सेल के अंदर में, तो इस टाइम में जेनेटिक मटेरियल एंड 3 मेन एंजाइम भी हमारे सेल में फ्यूज हो जाते हैं। एक तो जेनेटिक मटेरियल में इसका 2 स्ट्रैंड RNA फ्यूज होगा, प्लस इसमें 3 एंजाइम जैसे कि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम एंड प्रोटीज एंजाइम, तीनों एंजाइम का भी फ्यूजन होता है हमारे सेल के अंदर में। ठीक है, तो अभी जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब HIV की RNA जो है वो HIV की DNA बनेगा। तो RNA टू DNA कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को मदद करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होगा, एंड इस एंजाइम को बोलेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेंगे? HIV की RNA को HIV की DNA में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? उसके बाद फोर्थ में आ रहा है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज में जाके क्या होगा? इंटीग्रेशन जो प्रोसेस होता है वो एक एंजाइम की मदद से होता है जिसका नाम है इंटीग्रेज एंजाइम। तो आप देख सकते हो दिस इज द फोर्थ स्टेप। इंटीग्रेज में क्या हो रहा है? इनसाइड द CD4 सेल न्यूक्लियस, जो CD4 सेल की न्यूक्लियस में HIV की जो DNA बना है वो चला जाएगा CD4 सेल की न्यूक्लियस में, एंड वो जाके हमारे जो CD4 सेल है, CD4 की सेल की जो DNA है उसके साथ जाके मर्ज हो जाएगा। तो इंटीग्रेज में क्या होता है? HIV DNA मर्ज हो जाते हैं किसके साथ? CD4 सेल DNA के साथ। इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स मर्जिंग ऑफ HIV DNA टू CD4 सेल DNA। कंप्लीट इंटीग्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम आते हैं रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन में क्या होते हैं, जब HIV डीएनए CD4 सेल डीएनए में के साथ मर्ज हो जाएगा, वो एक सिंगल डीएनए बनाएगा, HIV डीएनए। और इस रेप्लिकेशन में HIV डीएनए से अगेन RNA बनना शुरू होगा। इस रेप्लिकेशन में HIV डीएनए से बहुत सारा RNA बनना शुरू होगा। एक तो होगा जीनोमिक RNA, एक होगा मैसेंजर RNA। जीनोमिक RNA तो होगा HIV का जेनेटिक मटेरियल, एंड मैसेंजर RNA, HIV को प्रोटीन भी चाहिए होगा, ठीक है। वो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मैसेंजर RNA से। तो दो RNA जनरेट होगा, दो टाइप का, जीनोमिक एंड मैसेंजर RNA, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, तो जो RNA डेवलप हुआ है मैसेंजर RNA, वो प्रोटीन बनाएंगे, एंड प्रोटीन का जो इमेच्योर स्ट्रैंड बनेगा, एंड वो स्ट्रैंड क्या करेंगे, जो CD4 सेल मेम्ब्रेन की एकदम मतलब एक साइड में आ जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद सारे इमेच्योर प्रोटीन एंड इमेच्योर HIV वायरस एक साइड में इकट्ठा हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे असेंबली ऑफ द इमेच्योर HIV विथ RNA एंड विथ प्रोटीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, बर्डिंग। बर्डिंग इज द अनदर स्टेप ऑफ HIV लाइफ साइकिल। इसमें क्या होते हैं, एक एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसका नाम है प्रोटीएज। वो एंजाइम क्या करते हैं, जो प्रोटीन की लॉन्ग चेन बना है, जो इमेच्योर आप बोल सकते हो प्रोटीन चेन बना होता है, तो इस प्रोटीन को बीच बीच से कट करेंगे। कौन कट करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम। कट क्यों करेंगे, क्योंकि जब लॉन्ग प्रोटीन चेन को कट करेंगे एक सिंगल मैच्योर प्रोटीन बन सकता है HIV वायरस के लिए। तो एक मैच्योर HIV वायरस डेवलप होने के लिए प्रोटीएज एंजाइम का बहुत जरूरी है। तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेंगे, इट विल कट द लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन, एंड इसके वजह से एक मैच्योर HIV वायरस जनरेट हो सकते हैं। उसके बाद जब मैच्योर HIV वायरस जनरेट हो जाएगा, वो वायरस CD4 सेल से बाहर चले जाएंगे, एंड जब वो बाहर जाएंगे, हमारे जो CD4 सेल मेम्ब्रेन है उसको खुद के ऊपर कवर करके लेके चला जाएगा। अभी आपको समझ आया, मैंने आपको पहले बताया था HIV वायरस की जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लाइपोप्रोटीन से बनता है, एंड वो लाइपोप्रोटीन होता है हमारे CD4 सेल की मेम्ब्रेन। एंड इसीलिए क्या होते हैं, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है कभी कभी इस HIV वायरस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है उसको लगता है कि खुद की एंटीबॉडी है, खुद की है एंटीबॉडी, तो वो एंटीजन नहीं समझते, इसीलिए HIV वायरस कभी कभी बच भी जाते हैं। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। बाइंडिंग होते हैं फर्स्ट, इसमें HIV वायरस की ग्लाइकोप्रोटीन CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। फ्यूजन में क्या होगा कि फ्यूज होगा, कौन सी चीज जाएंगे, HIV के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो, एंड HIV के जो एंजाइम होते हैं वो CD4 सेल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद थर्ड में आते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, जो HIV की जेनेटिक मटेरियल है वो है RNA, वो क्या करेगा, DNA में कन्वर्ट होगा, HIV के DNA में, और by the help of reverse transcriptase enzyme. This is the third. Next fourth में आते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि HIV की जो DNA होते हैं वो हमारे CD4 सेल मेम्ब्रेन की जो न्यूक्लियस है इसके अंदर चला जाएगा, एंड जाके CD4 सेल की DNA के साथ मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद एक सिंगल HIV DNA बनेंगे। उसके बाद इस DNA से RNA का डेवलपमेंट होगा। दो टाइप के RNA आएगा, जीनोमिक RNA एंड mRNA। तो जीनोमिक RNA इज द जेनेटिक मटेरियल of HIV virus and mRNA will develop the protein। तो एंड इसके इस स्टेप के बाद जो इमेच्योर HIV वायरस है वो एक साइड में चला जाएंगे, CD4 सेल मेम्ब्रेन के एक साइड में चले जाएंगे। आप देख ही रहे हो, इसमें चले जाने के बाद इनकी असेंबली होगा। असेंबली में इमेच्योर HIV आपको नजर आएगा, बहुत सारे इमेच्योर HIV वायरस। उसी टाइम में प्रोटीएस एंजाइम का जनरेट होगा, एंड प्रोटीएस एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन चेन को ब्रेक डाउन करेंगे, एंड प्रोटीन चेन को ब्रेक डाउन करके मैच्योर HIV वायरस बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया लाइफ साइकिल। तो कभी कभी क्या करते हैं, हमारे HIV वायरस इतना चलाक होते हैं, दिस इज वेरी वेरी क्लेवर वायरस, क्योंकि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम इस वायरस को कभी कभी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट कोई कोई केस में थोड़ा बहुत वायरस बच जाते हैं जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजन क्या होता है,
रीजन ये है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है HIV वायरस का, वो ग्लाइकोप्रोटीन का म्यूटेशन होता है। HIV की म्यूटेशन होता है, मतलब HIV जो है उसकी ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, एंड इसी चक्कर में हमारे जो एंटीबॉडी होता है उसी वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाते, एंड वो वायरस एस्केप हो जाते हैं और वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, स्प्रेड होना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट होते हैं HIV म्यूटेशन, हाई HIV म्यूटेशन रेट, इसकी वजह से HIV वायरस जो होते हैं एस्केप हो जाते हैं एंड जल्दी डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। फाइन। नेक्स्ट कभी कभी क्या होते हैं, कोई कोई वायरस जैसे कि HIV DNA जाके ह्यूमन बॉडी के DNA के साथ मर्ज हो जाते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन प्रोसेस में। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में जब HIV वायरस पहुंच जाते हैं, रीच कर जाते हैं, तो उसी टाइम में इम्पॉसिबल होते हैं एक पेशेंट को प्रिवेंट करना HIV से, क्योंकि इसी टाइम में कोई भी इतना इफेक्टिव ड्रग्स नहीं है जो इंटीग्रेशन प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं और पेशेंट को टोटली क्योर कर सकते हैं। तो दो रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से HIV वायरस मतलब एस्केप हो जाते हैं एंड स्प्रेड हो जाते हैं। फर्स्ट तो HIV का म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा है, हाई म्यूटेशन रेट ऑफ HIV वायरस, एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस में जब आ जाते हैं उस टाइम में मेडिसिन नहीं काम करते और पेशेंट को एड्स हो ही जाता है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए मैंने इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दिया है, आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखो इधर क्या लिखा है कि HIV वायरस बॉडी में एंटर हो जाते हैं एनी रूट ऑफ ट्रांसमिशन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दिया, सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकते हैं, मदर टू बेबी में हो सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकते हैं, आप नीडल शेयरिंग से हो सकते हैं, तो दिस इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद वो वायरस कहाँ आते हैं, CD4 लिम्फोसाइट में। मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट की दो कैटेगरी होते हैं, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। तो T लिम्फोसाइट में होते हैं CD4 रिसेप्टर। तो वायरस कहाँ पे अटैक करते हैं, CD4 लिम्फोसाइट को अटैक करते हैं, मतलब ये T सेल को अटैक करते हैं। उसके बाद इट बाइंड विद CD4 एंटीजन प्रेजेंट ऑन द T lymphocyte एंड B lymphocyte। उसके बाद आफ्टर बाइंडिंग द वायरस एंटर द सेल, इनसाइड द सेल द वायरस जीनोम अनकोडेड एंड विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट द सिंगल RNA into double stranded DNA. The DNA integrate into the infected cell genome. The integration cause the formation of HIV virus progeny with the help of host cell. बहुत सिंपल है, लाइफ साइकिल में भी जो चीज़ मैंने बताया पैथोफिजियोलॉजी भी सेम है। वायरस का एंटर हुआ, वायरस CD4 लिम्फोसाइट को अटैक किया, T सेल को अटैक किया है वायरस, उसके बाद वो वायरस का बाइंडिंग हो जाते हैं सेल में, एंड जब बाइंडिंग हो जाते हैं उसके बाद वायरस इसकी RNA को DNA में ट्रांसफर कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंड जब HIV DNA बन जाते हैं वो जाके इंटीग्रेट हो जाते हैं हमारी CD4 DNA के साथ, एक सिंगल DNA बना लेते हैं, अगेन RNA में कन्वर्ट होते हैं, इमेच्योर RNA से मैच्योर RNA होते हैं, एंड सेल से वो बाहर निकल जाते हैं, साथ में हमारे सेल मेम्ब्रेन को भी ले जाते हैं। ठीक है, दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ HIV/AIDS। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। HIV attacks a certain kind of cell in the immune system, which is it? देखो आपको पता चल गया HIV कौन सी इम्यून सेल को अटैक करते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, एपिथेलियल सेल। तो HIV मेनली अटैक करते हैं किसको, व्हाइट ब्लड सेल और T सेल। क्यों, क्योंकि T सेल में आपको CD4 रिसेप्टर देखने मिल सकते हैं। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देखो HIV की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि HIV में मेनली है ना 3 स्टेज मिलेंगे। एक तो आपको मिलेंगे एक्यूट स्टेज, एक तो आपको मिलेंगे एसिम्टोमेटिक स्टेज, क्रोनिक स्टेज, और लास्ट में आपको एड्स से मिलेंगे। तो देखो एक्यूट HIV इन्फेक्शन, एक्यूट HIV इन्फेक्शन को हम विंडो पीरियड भी बोलते हैं। इसकी जो टाइम होता है वो 2 वीक्स टू 6 मंथ होते हैं, एंड इस एक्यूट इन्फेक्शन में पेशेंट में फ्लू लाइक सिम्टम ज़्यादा नजर आएगा। फ्लू लाइक सिम्टम जैसे कि फीवर होंगे, चिल्स होंगे, मसल में पेन होगा, स्वेटिंग होगा, सोर थ्रोट हो सकते हैं, उसके बाद ग्लैंड सोलन हो सकते हैं, टायर्डनेस होगा, वीकनेस होगा, अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा। These are the
सिम्टम ऑफ एक्यूट HIV इन्फेक्शन। उसका टाइमिंग क्या बताया मैंने आपको, 2 वीक टू 6 मंथ। इसको अपन विंडो पीरियड भी बोलते हैं एक्यूट HIV इन्फेक्शन को। नेक्स्ट, एसिम्टोमेटिक और लेटेंट इन्फेक्शन। एसिम्टोमेटिक और लेटेंट इन्फेक्शन कभी कभी बहुत सालों तक कंटिन्यू होते हैं। इस टाइम में हमें पता भी नहीं चलता कि पेशेंट में जो एसिम्टोमेटिक फेज चल रहा है, तो ऑलरेडी HIV में सफ़र कर रहा है पेशेंट, बट इसमें सिम्टम शो नहीं होता है। CD4 सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसमें आपकी जो एंटीबॉडी टेस्ट करेगा तो करोगे तो इसमें पॉजिटिव एंटीबॉडी टेस्ट आपको मिलेंगे। नाउ लेट स्टेज HIV इन्फेक्शन, और हम इसको क्रोनिक HIV इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। लेट स्टेज में आपको डिफरेंट सिम्टम नज़र आएगा, जैसे पेशेंट में ब्लड विजन होना, ड्राई कफ होना, सोलन ग्लैंड होना, नाइट स्वेटिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, उसके बाद कभी कभी वाइट स्पॉट ऑन द टंग और माउथ, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया भी बोलते हैं। इसका एक इमेज में दिखाती हूँ आपको। दिस इज द इमेज ऑफ ल्यूकोप्लेकिया, हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। तो दिस इज द सिम्टम इन क्रोनिक और लेट स्टेज ऑफ द HIV इन्फेक्शन। पेशेंट में परसिस्टेंट फीवर रहेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा। नेक्स्ट, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडेनोपैथी। वो लिम्फ एडेनोपैथी जो होता है, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडेनोपैथी, वो भी लेट स्टेज का सिम्टम का एक पार्ट है। इसमें पेशेंट की जो लिम्फ नोड होता है वो एनलार्ज हो जाते हैं। कौन से एरिया का लिम्फ नोड एनलार्ज होगा, जैसे कि आपको नेक के एरिया में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट मिलेगा, सर्वाइकल लिम्फ नोड आपको एनलार्जमेंट मिलेगा, आपको इंग्विनल एरिया में लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट मिलेंगे। इसके 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा आपकी इसका डायमीटर नज़र आएगा। एंड वो लिम्फ नोड की जो एनलार्जमेंट होगा वो 3 से 4 महीना तक भी रह सकता है पेशेंट में। नाउ एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स और फुल ब्लोन एड्स, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें एड्स डेवलप हो गया। एड्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ HIV, ठीक है, क्योंकि एड्स में अपन ने क्या बताया था कि सीरीज ऑफ कंडीशन और सिंड्रोम होता है। इसमें बहुत सारे सिम्टम मिलेंगे आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी होते हैं, ऑल बॉडी सिस्टम को अटैक कर सकते हैं। इसमें पेशेंट सीवियरली इल हो जाते हैं, इसका CD4 सेल काउंट बहुत कम हो जाता है, लेस देन 200 हो जाते हैं। मैंने आपको नॉर्मल कितना बताया था, 600 to 1200, तो इसमें आपको लेस देन 200 भी नजर आएगा CD4 सेल काउंट। तो इसमें CD4 सेल काउंट की कमी की वजह से पेशेंट में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। लाइक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में आपको जैसे कि वायरल इन्फेक्शन मिल सकता है, ओरल कैंडिडियासिस मिल सकता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन मिल सकते हैं। उसके बाद हेयरी सेल ल्यूकोप्लेकिया, जो वाइट पेचेस होते हैं टंग में, तो एड्स में भी होते हैं। सल्मोनेलोसिस हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो सकते हैं, कैपोसी सर्कोमा हो सकते हैं। कैपोसी सर्कोमा में मतलब क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन होते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन में पर्पलिश रेड लीजन्स डेवलप हो जाते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन एंड स्किन में। तो दिस इज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मेन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऑफ एड्स। कैंडिडा हो जाना, हर्पेस जोस्टर हो जाना, उसके बाद हिस्टोप्लाज्मोसिस हो जाना, TB ट्यूबरकुलोसिस हो जाना, ल्यूकोप्लेकिया हो जाना, कैपोसी सर्कोमा। देखो, दिस इज द इमेज ऑफ कैपोसी सर्कोमा। इसमें क्या हो रहा है, रेड लेशंस क्रिएट हो रहा है स्किन में और इंटरनल ऑर्गन में। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, विच ऑफ दिस इज अ सिम्टम ऑफ HIV इन्फेक्शन, सोलन लिम्फ नोड, फीवर, टायर्डनेस और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव है इसके आंसर, बिकॉज सोलन लिम्फ नोड जो होता है वो HIV मिलते हैं, इसका लास्ट स्टेज में मिल रहा है। पेशेंट की 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा लिम्फ नोड की डायमीटर होगा, 3 से 4 महीना तक परसिस्ट रहेगा, वो मैंने आपको बताया था। फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम, एंड लास्ट स्टेज में भी फीवर आएंगे, टायर्डनेस आएंगे, तो सारे के सारे सिम्टम HIV इन्फेक्शन में आपको नजर आएगा। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ HIV। देखो, HIV में जो क्लिनिकल स्टेजिंग में आपको अभी बताऊंगी, वो स्टेजिंग बेस्ड ऑन WHO ने एक क्राइटेरिया सेट किए थे कि HIV को स्टेजिंग करने के लिए, तो इसमें 4 स्टेजिंग बताया है WHO ने। फर्स्ट बताया है स्टेज 1। स्टेज 1 में इन लोगों ने लिखा है कि इसमें एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बट लिम्फ एडेनोपैथी आपको नजर आएगा। लिम्फ एडेनोपैथी मतलब लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट आपको नजर आएगा मोर देन 1
सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्लिनिकल स्टेजिंग 2। क्लिनिकल स्टेजिंग 2 में इधर दे आर मेंशनिंग हर्पेस जोस्टर वायरस नज़र आ सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लॉन्ग टाइम से हर्पेस जोस्टर वायरस भी पेशेंट में हो सकते हैं। दिस इज कॉमन टर्म अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और एड्स इन्फेक्शन। नेक्स्ट अनइंटेंशनल वेट लॉस होते हैं पेशेंट में लेस देन 10%। म्यूकोक्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि कैपोसिस सार्कोमा मैंने बताया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकते हैं। तो स्टेज 2 में हर्पेस जोस्टर होना, वेट लॉस हो जाना, म्यूकोक्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन नजर आना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन होना जैसे कि बार बार किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है। नेक्स्ट स्टेज 3। स्टेज 3 में अगर किसी पेशेंट में डायरिया हो रहा है फॉर मोर देन 1 मंथ, 1 से 2 महीना तक किसी को डायरिया डेली हो रहा है तो वो आ जाएगा स्टेज 3 में अकॉर्डिंग टू WHO। कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाना ओरल कैविटी में, अनइंटेंशनल वेट लॉस मोर देन 10%। स्टेज 2 में क्या था, लेस देन 10%। स्टेज 3 में 10% से भी अगर ज़्यादा किसी को वेट लॉस हो रहा है अनइंटेंशनल विदाउट एनी रीज़न तो वो आएगा स्टेज 3 में। फीवर हो रहा है, परसिस्टेंट फीवर फॉर मोर देन 1 मंथ 2 मंथ, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन, ल्यूकोप्लेकिया, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, वो सारी चीज़ आएंगे स्टेज 3 में। नेक्स्ट स्टेज 4। स्टेज 4 में HIV वेस्टिंग सिंड्रोम। HIV वेस्टिंग सिंड्रोम क्या होते हैं, इसमें वेट लॉस के साथ साथ पेशेंट की मसल भी वेस्टिंग होना शुरू हो जाते हैं। HIV एंसेफेलोपैथी, HIV एंसेफेलोपैथी मतलब लास्ट स्टेज में जाके ब्रेन में इफेक्ट होते हैं पेशेंट की, ब्रेन डैमेज भी हो सकते हैं, इसको हम बोलेंगे HIV एनसेफेलोपैथी। नेक्स्ट लिम्फोमा, नेक्स्ट कैपोसी सर्कोमा। कैपोसी सर्कोमा मैंने आपको क्या बताया था, पर्पलिश ब्लू रेड lesions on internal organ and the skin, इसको हम बोलेंगे कैपोसी सर्कोमा। सो दिस इज द मेन 4 स्टेजिंग ऑफ HIV। फर्स्ट स्टेजिंग में एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा बट लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट आपको मिलेंगे। स्टेज 2 में हर्पेस जोस्टर वायरस आएंगे, आपको लॉन्ग टाइम से प्रेजेंट है। उसके बाद पेशेंट में वेट लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, लेस देन 10%। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो रहा है पेशेंट में, म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन हो जाना और म्यूकोक्यूटेनियस चेंजेस हो जाना जैसे कि अल्सर हो जाना, माइनर म्यूकोक्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन, वो भी आएगा स्टेज 2 में। स्टेज 3 डायरिया होना फॉर मोर देन 1 मंथ, फीवर होना डायरिया के साथ 1 महीने से भी ज़्यादा, कैंडिडिया इन्फेक्शन होना, ओरल कैंडिडियासिस, वेजाइनल कैंडिडियासिस, वेट लॉस होना, एक्सट्रीम वेट लॉस मोर देन 10%, ट्यूबरकुलोसिस होना पेशेंट में, डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, वो स्टेज 3 में आएंगे। स्टेज 4 में आपको याद रखना है कि मसल वेस्ट हो रहा है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लिम्फोमा हो रहा है एंड कैपोसी sarcoma. That's all about the stages of HIV according to WHO. Now diagnostic test. तो diagnostic test में mainly जो HIV की diagnostic test होते हैं वो होते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आप बता सकते हो दिस इज द confirmatory test of HIV एंटीबॉडी टेस्टिंग, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट भी किया जाते हैं बट इससे ज़्यादा कन्फर्मेटरी होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और एक टेस्ट क्या करते हैं जो है वायरल लोड टेस्ट, जैसे कि वायरल लोड टेस्ट ब्लड सैंपल से चेक करते हैं HIV वायरस का कितना अमाउंट है किसी की ब्लड में, वो चेक करने के लिए वायरल लोड टेस्ट करते हैं। एंड वो वायरल लोड टेस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर्स को ये भी कंफर्म कर देते हैं कि पेशेंट की अगर ART चल रहा है तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वो कितना इफेक्टिव हो रहा है और अभी पेशेंट की ब्लड में वायरस का क्या अमाउंट है, वो चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है वायरल लोड टेस्ट। तो मेन टेस्ट होते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एंड वायरल लोड टेस्ट। उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाएंगे, लीवर इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट किया जाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाएंगे, उसके बाद ब्लड कल्चर किया जाएगा, हेपेटाइटिस, सिफिलिस टेस्टिंग, सिटी स्कैन, अदर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, MRI, चेस्ट एक्सरे, EEE और EKG, डिफरेंट टेस्ट रेडियोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाएंगे। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में
फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट की जो ड्रग है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिसको अपन बोलते हैं ART। तो ART में फर्स्ट कैटेगरी ड्रग दिया जाएंगे वो है न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर वो क्या करते हैं, वो ड्रग जाके HIV की जो DNA होते हैं इस HIV की DNA के साथ जुड़ जाते हैं एंड HIV की DNA का एक पार्ट बन जाते हैं एंड जिसकी वजह से HIV की DNA जो है वो डैमेज हो जाते हैं एंड वो होस्ट सेल की DNA के साथ मर्ज नहीं हो पाते हैं। न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्या करते हैं, डैमेज द HIV DNA एंड जिसकी वजह से HIV की DNA होस्ट सेल की DNA के साथ मर्ज नहीं हो पाएंगे एंड दिस ड्रग क्या करेंगे, HIV की ग्रोथ को स्लो कर देंगे। इसमें मेनली जो ड्रग यूज किया जाते हैं वो है ज़िडोबोडिन। ज़िडोबोडिन एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग होते हैं न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में। वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी रिकमेंडेड होते हैं वो ड्रग, क्योंकि वो ड्रग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मदर टू फेटल HIV ट्रांसमिशन। सो इसमें मेन ड्रग जो होते हैं वो है ज़िडोबोडिन। ज़िडोबोडिन के अलावा आप स्टेबुडिन, लेमिबोडिन, एवासेवी ड्रग भी यूज किया जाएंगे। बट इसकी साइड इफेक्ट में आपको एनीमिया देखने मिल सकते हैं, न्यूट्रोपेनिया देखने मिल सकते हैं, किडनी डिसफंक्शन, न्यूरोपैथी, मायोपैथी, सारे एडवर्स इफेक्ट आपको नजर आएंगे। तो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्या करते हैं, HIV DNA को डैमेज कर देते हैं सो दैट HIV DNA होस्ट DNA के साथ मर्ज नहीं हो पाएंगे एंड HIV की ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करेंगे। Now non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है इसको प्रिवेंट करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होते थे, HIV RNA टू HIV DNA में कन्वर्ट हो जाना, बट अगर आप इस ड्रग को प्रेस्क्राइब करोगे तो RNA टू DNA कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएंगे और वो प्रिवेंट हो जाएंगे, तो HIV DNA नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में जैसे कि नेविरापिन होता है, डेलाविरडिन होते हैं, ईफाविरेंज होते हैं, दिस इज द सिलेक्टेड ड्रग, वो दिया जाएंगे एक्ट एज ए नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। बट इसमें आप एक चीज याद रखना, एक ड्रग है ईफाविरेंज, वो ईफाविरेंज ड्रग कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, सीजर डेवलप करते हैं। ईफाविरेंज का एक साइड इफेक्ट होता है सीजर करना, और सीजर करने से सीजर अगर डेवलप हो जाते हैं तो इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकते हैं बेबी का, तो इसीलिए ईफाविरेंज जो ड्रग होते हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम में अवॉइड किया जाते हैं। उसका एडवर्स रिएक्शन क्या होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स का, जैसे कि हेपेटाइटिस होने का चांसेस होता है, साइकेट्रिक इलनेस होते हैं पेशेंट में, कभी कभी डिप्रेशन होना, सुसाइडल थॉट आ जाना, उसके बाद मसल पेन होना, स्टोमाटाइटिस हो जाना, दिस आर द एडवर्स रिएक्शन ऑफ दिस ड्रग। नेक्स्ट प्रोटीज इनहिबिटर्स। प्रोटीज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, प्रोटीज एंजाइम की जो काम होते हैं इसको प्रिवेंट करते हैं। प्रोटीज एंजाइम क्या करते हैं, कट करते हैं लॉन्ग चेन ऑफ HIV वायरल प्रोटीन एंड इसको कट करने के बाद क्या होता है, मैच्योर HIV डेवलप हो सकते हैं, मैच्योर वायरल प्रोटीन डेवलप हो सकते हैं और वायरल पार्टिकल्स बन सकते हैं। तो प्रोटीज इनहिबिटर से क्या होगा, प्रोटीज एंजाइम की इसी काम को, इसी एक्टिविटी को प्रिवेंट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, सो दैट मैच्योर HIV वायरस नहीं बन पाए और सो दैट HIV वायरस का कोई स्प्रेड नहीं हो पाए। इसका मेन ड्रग जो दिया जाता है जैसे कि नेल्फिनाविर, रिटोनाविर, दिस आर द प्रेस्क्राइब्ड ड्रग फॉर प्रोटीज इनहिबिटर। प्रोटीज इनहिबिटर में कभी कभी पेशेंट में ब्लीडिंग एपिसोड होना, हेमोफिलिया होने का चांसेस है, तो कभी भी अगर इस ड्रग आप प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो उसका क्लॉटिंग फैक्टर जरूर देख लेना पेशेंट के कितना है। नेक्स्ट इम्यूनोमोडुलेटर थेरापी वगैरह दिया जाएंगे पेशेंट को।
जैसे कि इंटरफेरन अल्फ़ा वगैरह, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग वगैरह पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। किस लिए दिया जाते हैं? क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसी डैमेज इम्यून सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए इम्यूनोमोडुलेटर थेरेपी देते हैं, जैसे कि इंटरफेरन अल्फ़ा। ओके, नेक्स्ट एंटी डायरियल ड्रग्स थेरेपी प्रेस्क्राइब करते हैं ऑक्ट्रेट एसीटेट, क्योंकि पेशेंट में WHO स्टेजिंग में भी हमने देखा है बहुत लॉन्ग टाइम तक पेशेंट में डायरिया चलते हैं, जैसे 1 मंथ से भी ज़्यादा। तो इसी डायरिया को कंट्रोल करने के लिए एंटी डायरियल थेरेपी में ऑक्ट्रेट एसीटेट एक्ट एज ए एंटी डायरियल ड्रग वो दिया जाते हैं। प्लस इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जैसे कि फ्लुक्सेटिन, इमिप्रामाइन, दीज आर द मेन ड्रग फॉर एंटी डिप्रेसेंट इन द केस ऑफ एड्स। उसके बाद ऑल्टरनेटिव थेरेपी में आप पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो, पेशेंट को योगा करने के लिए बोल सकते हो, रिफ्लेक्सोलॉजी करने के लिए बता सकते हो, मेडिटेशन करने के लिए बोल सकते हो। दिस इज द सपोर्टिव ट्रीटमेंट। नाउ प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में जो रिस्क हमने पढ़ा था इसके अगेंस्ट में प्रिवेंशन बनाएंगे, जैसे कि मल्टीपल पार्टनर को अवॉइड करना है, स्टेराइल नीडल यूज़ करना है, जैसे कि कंटामिनेटेड नीडल नहीं यूज़ करना, क्योंकि कंटामिनेटेड नीडल से बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है HIV का। कभी भी नीडल की शेयरिंग नहीं करना है, अननेसेसरी ब्लड ट्रांसमिशन अवॉइड करना है, एंड जो भी प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनमें HIV की टेस्टिंग करना मेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने HIV एंड एड्स के बारे में डिस्कस किया है। तो मुझे पूरा आशा है कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू एवरीवन।